अस्सलाम वालेकुम। अगर आज हम आपको ज़्यादा रोशन, ज़्यादा चमकदार नज़र आ रहे हैं तो उसकी वजह ये शानदार चमचमाती PSL 11 की ट्रॉफी है जो हमारे दरमियान रखी हुई है। इज दैट। देखिए, आपको पता है हमें बड़ा शौक है ट्रॉफीज जब आती हैं, उनकी अनवेलिंग होती है तो मैं और अब्दुल्ला बड़ा क्रिटिकली उनको देखते हैं और वाकई जो इतनी खास नहीं होती हम उनकी खास तारीफ भी नहीं करते। यू नो दैट दिस वन वी रियली लाइक, इट्स शाइनिंग, इट्स ब्लिंगिंग। मेरा दिल चाह रहा है मैं कहूँ कि इसमें बड़े हीरे लगे हुए हैं। It looks as grand as PSL has also now become. that is true. PSL अपना एक डेकेड पूरा करके अपने 11वें साल में जब दाखिल हुआ है with more teams, let's not forget, with more teams and everything is bigger and better than before and so is the trophy. So हम certainly इसके बारे में तफसील से बात करेंगे. We have the right person to talk about this with us. इसके अलावा आपको पता है ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग 13वें रोज में दाखिल हो चुकी है. गवर्नर सिंध की तब्दीली का वजीर आजम ने फैसला कर लिया है, उस पर भी बात होगी लेकिन उससे पहले बातें करनी है. लेकिन भाई जब ये चीज हमारे सामने हो तो फिर हम और कोई बात नहीं कर सकते. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द CEO ऑफ PSL सलमान नसीर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? पाकिस्तान. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड एज प्रॉमिस्ड आप सबसे पहले हमारे पास लेके आते हैं ट्रॉफी. दैट्स वेरी नाइस. समवॉट ऑफ अ ट्रेडिशन बनता जा रहा है. दैट इज ट्रू. This is how it should be. So बताइएगा, इस दफ़ा ज़ाहिर है बहुत कुछ नया है. What was the thought process जब आप लोग ये ट्रॉफी डिज़ाइन कर रहे थे? आपने सब कुछ जूलर्स एंड डिज़ाइनर्स पे छोड़ दिया था या फिर आपकी अपनी इनपुट और आपकी टीम की इनपुट भी शामिल थी? So I think over the past few weeks भी ना आपने नोट किया होगा हमारा जो चल रहा था न्यू एरा, that was the thought process behind everything and leading us into this new decade जिसमें हम नई चीज़ें करना चाह रहे थे. So the trophy also had to be different, one. और दूसरा कि अब पहली दफ़ा जैसे आपने कहा 8 टीमें थी, all 8 had to be represented. Right. So हमने जो ब्रीफ दिया to the trophy makers, हमने कहा कि जी देखें, एक तो कुछ नया होना चाहिए, दूसरा ग्रैंड होना चाहिए, तीसरा 8 टीमों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. Right. और ऐसी ट्रॉफी हो जिस पे सब लड़ना चाहें. हाँ. जिसके लिए सब लड़ना चाहें इन अ गुड वे, फ्रेंडली. तो नीचे आप देखेंगे कि स्टोन्स भी लगे हुए हैं. अच्छा, मैं बता दूं अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा, वैसे तो हम प्लीज जूम इन कर लें इसमें कि सारी वो सिटीज जो हैं जो PSL टीम्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और साथ एक स्टोन बड़ा सा, मतलब बिग स्टोन्स. एंड आई एम बिलीविंग के ये प्रेशियस स्टोन्स ही हैं, रूबीज एंड एमरल्ड्स. रंग है उसके साथ इसको मैच किया गया है ज्यादातर केसेस में. रावलपिंडी तो यहाँ ऑरेंज लग रहा है मुझे. So are we going with orange? So I think they're about to unveil their kit, but yes, but their logo is orange. This is the preview. So then we have already told you what colors we have. और इस्लामाबाद का ये है और राइट ये क्या है? Ruby is Lahore, their red kit. Of course. So Peshawar Zalmi is yellow. Is Quetta? हाँ. No, amethyst is purple. Amethyst is purple. Peshawar Zalmi is yellow sapphire. I don't know sapphire or whatever it is. और कराची का blue sapphire. कराची का blue है जी. So ये तमाम gemstones each representation of one single team है. और फिर ये amalgamate होते हैं और ये लड़ते हैं और कंपटीशन में ऊपर जाते हैं और ऊपर फिर हमारा शानदार चांद सितारा है जो एंड में इनको हासिल होगा. अच्छा, आप बताएं जो नई 2 टीमें आई हैं, मतलब ऑब्वियसली 10 साल बाकी टीमों के साथ गुजर गया और ऑब्वियसली दे आर वेरी कम्पिटिटिव एंड दे रियली अंडरस्टैंड द गेम, दे नो व्हाट टू डू, दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. अब ये नई 2 टीमें आपके ख्याल में ज़रा थोड़ी सी डरी हुई हैं या फिर दे आर वेरी प्रिपेयर्ड टू टेक दिस ऑन? आई थिंक दे आर एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड एंड मोर अग्रेसिव. अभी तो हमने देखा कि रावलपिंडीज़ की जो टीम आई है वो ऑलरेडी जो है ना इस्लामाबाद को बैंटर के अंदर उन्होंने उनको मुब्तला कर लिया और उन्होंने कह दिया कि जी ये देखें, दिस प्लेस इज़ नॉट बिग इनफ फॉर 2 शेरिफ्स इन टाउन, इधर हम हैं. सिमिलरली सिंध के अंदर हैदराबाद और कराची की मुझे लगता है एक बड़ी मज़े की राइवलरी होने जा रही है, बिकॉज वो भी यही कह रहे हैं कि जी वी आर द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, आप लोग पुराने हो चुके हैं, अब हमारा दौर है. अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बीइंग फ्रॉम इस्लामाबाद आई कैन टेल यू, ये पता नहीं 10 साल किस तरह रावलपिंडी वाले भी इस्लामाबाद टीम के लिए यू नो दे वर रूटिंग फॉर इट, वरना इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बड़ी लगती है, वरना कोई दिल से मेरा ख्याल है सपोर्ट होती नहीं होगी, बट हो जाती होगी. खुशी हो रही होगी उनको कि रावलपिंडी की एक अलग टीम है और इस्लामाबाद की अलग, बिकॉज एक बड़ी फ्रेंडली राइवलरी इफ यू वांट टू कॉल दैट, तो वो चलती रहती है. अच्छा, एक और जो टिपिकल राइवलरी होती है वो होती है लाहौर कराची. और इसमें हम कराची वालों को शिकवा आपसे ये है कि भैया आपने कराची में हमारे मैचेस कम रखे हैं. अच्छा, पिछले साल से तो ज़्यादा रखे हैं, हमने 6 रखे हैं. एंड इस दफ़ा एक्चुअली मैचेस ओवरऑल भी ज़्यादा बढ़ गए हैं. 44 मैचेस. कराची के मैच कराची में कम रखे. कराची के मैच कराची में 3 हैं आई बिलीव. और ये सारा शेड्यूल जो होता है ना, देखें, इट्स अ वेरी इंट्रिकेट थिंग टू डू एंड वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू व्हेन यू हैव 8 टीमें होती हैं, उनके ट्रैवल शेड्यूल्स, फ्लाइट्स, लॉजिस्टिक्स, होटल्स, होम
एंड अवे गेम्स करनी होती हैं आपने, साथ साथ मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। इस दफ़ा तो टीमें भी चूँकि बढ़ गई तो कम्प्लेक्सिटी थोड़ी और बढ़ गई थी। वेन्यूज़ भी बढ़ाए हमने इस दफ़ा। पेशावर में पहली दफ़ा HPL PSL होगा, फैसलाबाद में पहली दफ़ा HPL PSL होने जा रहा है। तो वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। हम सारे फ्रेंचाइजीज को भी बिठाते हैं इन द शेड्यूल मेकिंग प्रोसेस। सो इसमें टीम ओनर्स की इनपुट यस शामिल होती है। 100%। तो कई दफ़ा उनकी चॉइस भी होती है। सारी बातें तो बोर्ड रूम की बाहर नहीं करनी चाहिए, बट ऑल द फ्रेंचाइजीज आर इन्वॉल्वड। इनसाइट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग बड़े इन्वेस्टेड भी हैं PSL में, तो लिहाजा जब आप ऐसी चीजें बताते कराची हैं वालों, अगर आपको लग रहा है कि तो- आपकी टीम जो है वो यहाँ कम मैचेस खेलेगी और लाहौर कराची वाले मैच कराची में नहीं हो रहे, तो आपका शिकवा PSL से नहीं, PCB से नहीं, कहीं और शायद बनता है। अभी आगे हम बढ़ेंगे। अच्छा, आई डोंट वांट एनीबॉडी पॉइंट फिगर्स एनीवेयर, बट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ऑन फ्रॉम दैट पॉइंट। अब मुझे दिस इज जस्ट अ बताइएगा, कन्वर्सेशन। जाहिर है दुनिया के हालात भी टफ हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो PSL के प्लेयर्स के लिए आने के लिए भी इस्तेमाल होते थे वो भी बंद हैं, नॉट ऑपरेशनल सो फार। सो क्या हमने प्लान किया है अकॉर्डिंगली? व्हाट रूट्स वुड वी बी यूजिंग? प्लेयर्स को क्या ओपन हम दे रहे हैं ऑप्शंस के, आपने जहाँ से आना है जब आएँ और जैसे मैनेज करना है? मल्टीपल हमने तो एक्चुअली रेगुलरली चेक भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं और अपडेट भी कर रहे हैं प्लेयर्स को भी, उनके एजेंट्स को भी, कि पाकिस्तान से अबाउट 10 to 14 फ्लाइट्स आर ट्रैवलिंग इंटरनेशनल एवरी डे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे कोई फ्लाइट्स आप स्टैंडर्ड हो जाएंगे या आ नहीं सकते। सो दे आर कंफर्टेबल और हम हमेशा की तरह प्लान B, C, D, E, F तक लेके जाते हैं। तो दोज आर ऑल इन प्लेस। होपफुली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अक्सर पता नहीं क्यों हर दफ़ा HPL PSL के आसपास जाके ना कोई चीज़ हो जाती है, वेदर इट्स अ पेंडेमिक, वेदर इट्स वॉर या रीजनल कोई इशू हो जाता है। आप लोगों ने वॉर के बाद मैनेज किया था ना PSL, और जाहिर है then again away हुआ, फिर bringing it back to home, it was commendable. It was beautiful, and it became historic at that time. It did seem that you had taken into account anything that could happen. The हम कहते हैं ना अपनी उसके लिए the show must go on, the matches must go on. तो आप लोग भी बड़ा fully prepared होते हैं। कोई rivalry और बहुत अच्छी प्रिपेयर्ड है नई टीम्स, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे लिए नई चीज़ इस PSL 11 में नई टीमें होंगी, एंड ऑब्वियसली वी वांट टू सी दैट। और शायद एक नया एंथम भी हो, बताएं। एंथम होने जा रहा है और चांद रात को रिलीज़ करने का इरादा है। होपफुली एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू प्लान। द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज आर्टिस्ट भी रिवील कर देंगे हम। बट चलें, आज ट्रॉफी आपके पास है, आर्टिस्ट फिर कभी। ऑलराइट। अच्छा, कल जब हम अनवेलिंग पे वहाँ थे नेशनल स्टेडियम में कराची में, तो हमने देखा कि स्टेडियम में भी बड़े चेंजेस हो रहे हैं। वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? हम देखा नहीं, I'd love to actually. So one of the गिलास जो हमारे होते थे फैंस का फ्रॉम कराची, इन पर्टिकुलर, खैर एक तो जंगले और फिर छत। उस छत की वजह से दो चीज़ें होती थी। एक तो व्यू ख़राब होता था आपका एज ए स्पेक्टेटर, अगर आप पीछे बैठे हुए हैं, इवन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस से भी व्यू ख़राब हो रहा होता था। दूसरा ये था कि वो जब उसकी ब्रॉडकास्टिंग में इमेजरी आती थी या विजुअल्स आते थे, बड़ा ग्लूमी से आता था, बिकॉज वो छत शैडो कास्ट कर देती थी। तो वो छत हट रही है एज फेज़ 1 ऑफ द HBL PSL और उसके 11 के अंदर, और बाद में HBL PSL 12 के लिए होपफुली बहुत सारी और अपग्रेडेशंस भी नज़र आएंगी। बट फॉर नाउ द रूफ विल बी गॉन, the viewing experience will be better, visually it will be more appealing. And hopefully PSL 11 के बाद लाहौर में भी छत का कोई साए का कोई इंतजाम किया जाए, because ultimately इसने इस तरह तो नहीं रहना, because the kind of weather that we have, we should have some support ताकि बिल्कुल लोग बैठ सकें दिन में भी और मैच देख सकें। फेजेस में जारी है कंस्ट्रक्शन और अपग्रेडेशन, एंड सर्टनली आई थिंक ये मामला देखे जा रहे हैं। ऑल्सो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम मैचेस कराते भी नहीं हैं। वी डू ट्राई टू शिफ्ट अराउंड इनटू वेन्यूज जहाँ बेहतर और होते हैं। इसीलिए ये महीने हैं PSL के भी, हमेशा इसी तरह ही होता है। अच्छा, जो ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, उसमें बड़ा फैनफेयर होता है, और चूंकि ये PSL है, सारी टीमें हमारी अपनी हैं, तो लोगों का एक बड़ा ही जोश भी होता है, एंड पीपल वांट टू एंजॉय दोज ओपनिंग्स। एंड आल्सो वुड यू लाइक टू शेयर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट? So closing, मुझे लग रहा है will obviously might be a bigger affair this time rather than the opening. लेकिन again there are some logistical challenges with a bigger opening ceremony. लेकिन हम देख रहे हैं, we're trying to work out the best we can do for the fans. कोई नाम शाम नहीं लेंगे आप, कोई परफॉर्मर्स? आज आप ट्रॉफी दिखाएं हमारी। चलिए, वो तो हम दिखा ही रहे हैं। बताया कि किसने who is doing the anthem, वो भी आप बिल्कुल कोई हिंट नहीं देंगे? 2 दिन में इंशाल्लाह। 2 दिन में आप ओके, देखिए हमने पूरी हम कोशिश कर रहे हैं, आपके सामने बैठे हुए लाइव हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़े टाइट लिप्ड है सलमान, एंड ही इज नॉट शेयरिंग मच विद अस। let's talk about
क्रिकेटर लिटिल सलमान भाई, जाहिर है हमारी अभी वनडे की जो भी परफॉर्मेंस हुई है, हमारा अगला मैच तो कल होना है, फिर इससे पहले जो हमारी T20 वर्ल्ड कप पे परफॉर्मेंस थी, हमारे प्लेयर्स, हमारी टीम, हमारा मैनेजमेंट क्रिटिसिज्म की जद में है, एंड राइटली सो, बिकॉज वी हैव बीन परफॉर्मिंग रियली बैड। और PSL के ऊपर हमारी नज़र होती है कि हाँ जी यहाँ से कोई लड़के निकले, और जब हम टैलेंट पूल की बात करते हैं ना, तो हमें जाहिर डोमेस्टिक से तो हमें चाहिए ही कि टैलेंट हम सामने लेके आए, उठाएं, लेकिन PSL भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक एवेन्यू बन गया है जहाँ से हम चाहते हैं कि जी यहाँ से कोई नए स्टार निकले, जिस तरह आए भी हैं बहुत सारे लोग, यू नो देयर आर सो मेनी नेम्स। सो हम उस तरफ क्या और कर सकते हैं कि अब तो देयर आर मोर टीम्स, सो देयर वुड बी मोर प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर, ताकि हम अल्टीमेटली नेशनल टीम बिल्डअप की तरफ जाएं। राइट, दो तीन चीज़ें एक्चुअली नई इस दफ़ा आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यही, जैसे आपने बताया कि नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ गए, एंड जो एक नर्चरिंग और एक पॉलिशिंग ऑफ टैलेंट का मौका मिलता है बाय रबिंग योर शोल्डर्स अगेंस्ट यू नो नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल कोचेस, बेस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ जो इकट्ठे हुए होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी अब ज़्यादा लोगों को मिलेगी। ज़्यादा मौका ये भी मिलेगा कि वो प्रैक्टिस कर सकें, खेल सकें, ज़्यादा प्लेयर्स एट अ हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। तो ये दो चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी। और दूसरा हम ये देखते हैं कि मोर एंड मोर जो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, स्पेशली द न्यू वंस आर कमिंग इन, और कुछ पुरानी तो आपको पता है वो तो ये काम करती ही हैं कि वो अराउंड द ईयर अपना टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाते रहते हैं, अपना क्रिकेटिंग जो है ना डेवलपमेंट का काम वो जारी रखते हैं। I see that more also with some of the new teams that are coming in. So hopefully that will help make a conducive environment. Is there any obligation, you know, that later on maybe can be framed around these teams कि भाई हाँ सिर्फ एक टीम, बाकी सारे भी प्लेयर डेवलपमेंट के लिए, प्लेयर नर्चरिंग के लिए, लोगों को लाने के लिए, सिखाने के लिए, नए खिलाड़ी बनाने के लिए उतना ही इनपुट दें जितना एक दो फ्रेंचाइजेस करती हैं? So हमने इस दफ़ा to incentivize this हमने एक रिवॉर्ड रख दिया है। हाँ, कि एक ही सारा काम किया जाए या दो ही सारा काम किया जाए, बाकियों को एक साल बाद याद आए कि हाँ जी हमारी टीम है। वैसे ये तो फिर वो खुद टीमें सोचें ना। सो हमने ओवरऑल ना दिस ईयर इन पर्टिकुलर, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग इट न्यू एरा में, कि हमने प्राइज मनीज इंक्रीज किए हैं फॉर द फ्रेंचाइजेस टू इंसेंटिवाइज परफॉर्मेंस एंड मेरिट ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंचाइजेस। सो पहले ये होता था जो भी ट्रॉफी जीतता था, द विनिंग मनी यूज्ड टू गो टू द प्लेयर्स। अब वी हैव अ $500,000 प्राइज मनी ओनली फॉर द विनर of the franchise that makes it and wins, और 300,000 to the runner up है, और 200,000 उस franchise के लिए है जो सबसे ज़्यादा टैलेंट के ऊपर, इमर्जिंग टैलेंट के ऊपर काम करता है। So this is a new initiative, और आइडिया यही है कि इंसेंटिवाइज करें इनको to find talent, to hone it, to nurture it, and hopefully bring it to इस वक्त तो फिलहाल तो venues जिस तरह हम फुटबॉल में देखते हैं दुनिया में क्लब्स के, you know, होम एंड अवे कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे थे, तो होम ग्राउंड नॉट जस्ट दैट अब्दुल्ला, कैन आई ऐड हियर, क्योंकि हमने वेस्ट में देखा है और ये फुटबॉल वगैरह, दे ओन देयर ग्राउंड, मतलब उनका अपना होता है, दे टेक केयर ऑफ इट, उनके नाम से वो होता है। हम उस तरफ भी डेवलप कर रहे हैं कि नहीं आगे? अब तो 8 टीमें हैं, इतने शहर हैं। सो कोशिश यही है कि पहले हम उतने शहर कर पाएँ जितनी टीम्स हैं, ताकि हम होम एंड अवे की तरफ जा सकें। पास्ट में हमने देखा भी है कि कुछ टीमों को हमें होम देना पड़ा, जैसे कोयटा को लाहौर में भी देना पड़ा, एक दफ़ा कराची भी देना पड़ा, इस्लामाबाद पिंडी में खेलता रहा है, इस्लामाबाद में स्टेडियम बनने जा रहा है, सो दे विल हैव देयर ओन होम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर के HBL PSL में, अगर तब तक सारी अरेंजमेंट्स हो पाएँ। तो द ड्रीम इज़ टू टेक इट टू दैट इवेंचुअली, होम एंड अवे कर पाएँ, और फिर नंबर ऑफ मैचेस भी इंक्रीज़ कर पाएँ। अभी तो हम 44 में कर रहे हैं, बट इंशाल्लाह जब फुल होम एंड अवे पे जाएंगे तो फिर हर टीम दो दफ़ा एक दूसरे के खिलाफ खेल भी रही होगी। एक और चीज़ आजकल जो हम टीवी पे देख रहे हैं, नेशनल T20 पेशावर में जो हो रहा है, आई मीन हमने इससे पहले पेशावर का वो स्टेडियम उस तरह नहीं देखा था, और जो स्पेक्टेटर्स का जोश था, भरे हुए स्टेडियम है, सो ग्रेट वेन्यू टू हैव मैचेस। तो इस बार एक मैच है पेशावर में, एंड दैट इज द वन पर्सनली आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन द होल ऑफ द HBL PSL इज दैट पेशावर मैच, बिकॉज़ हमने पहले भी एक चैरिटी मैच भी वहाँ पे अटेंड किया, अब ये नेशनल T20 भी वहाँ पे हो रहा है। आई थिंक द पैशन इन पेशावर ऑफ द फैंस इज अनफैथमेबल, और 10 साल की एक डिज़ायर थी उनकी कि यहाँ पे मैच हो। सो ये T20 मैचेस भी इन प्रिपरेशन थे फॉर HBL PSL ऑल्सो। द वेन्यू को टेस्ट भी कर लिया, एरर्स भी देख लिए, टीथिंग इश्यूज भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है।
इस साल एक इंशाल्लाह आगे मोर होंगे, लेकिन दैट्स द वन मैच आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। Lovely जी। Lovely, very So nice. PSL 11 के लिए हमारी एक्साइटमेंट अभी से बिल्डअप होना शुरू हो गई है। चमचमाती ट्रॉफी और ज़्यादा हमारी खुशी और हमारी एक्साइटमेंट में इजाफा भी कर रही है। चांद रात को एंथम भी मंजर आम पर आ जाएगा, उसके टीजर्स तो शायद रोज भी आना शुरू हो जाएंगे होपफुली। और फिर 26th ऑफ दिस मंथ, मतलब कुछ दिन ही अब तो रह गए हैं, तो इट्स गोइंग टू स्टार्ट, The game would begin. The games shall begin. Alright, thank you so much. आप as promised सबसे पहले ट्रॉफी हमारे पास लेके आए, so we are very happy about that. और हमारे लिए खास वक्त निकालने का। नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू। So अभी Okay. हम जाएंगे लाइव, और आपको पता है पाकिस्तान में हमने सेलिब्रेट भी किया था, हमने बात भी की थी। आईटी 5G मिनिस्टर शज़ा फातिमा साहब हमारे साथ थी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद मरहलावार आगे क्या होना है, शज़ा फातिमा, चेयरमैन पीटीए और दीगर हुक्काम ब्रीफिंग करें। सफिशिएंट स्पेक्ट्रम लिया गया, जैसा चेयरमैन साहब ने बताया कि 480 मेगाहर्ट्ज़ इस वक्त स्पेक्ट्रम इसमें सेल हुआ। दिस now takes us into the next leap to execute that thing, launch 5G services, improve upon the 4G services available in Pakistan, जिनके अंदर सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट स्पेक्ट्रम ही था, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेक्ट्रम कम था। बिल्कुल इसकी एग्जांपल है कि जब शाहरा छोटी हो तो उस पर गाड़ियाँ कम चलेंगी, अब शाहरा खुली है तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा चल सकेंगी और आपको बेहतर क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी। ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रुप वी गिव यू द कमिटमेंट दैट वी विल इंश्योर कि पाकिस्तान में क्वालिटी सेलुलर सर्विसेज आने वाले दिनों में लोगों को मिलें। थैंक यू सो मच। आपने आमिर से पूछो, ही वांट्स मेरा ख्याल है आप ही बात कर लें गाड़ी में, तो चलो ये इधर बात करें। Yes, but we are all very delighted and very grateful to PTA, to Ministry of IT and to the Government of Pakistan. Kazim can take over, please. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच रिप्रेजेंटिंग जाज। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिनिस्टर साहिबा का, चेयरमैन पीटीए। आई थिंक जैसा से दीगर हजरात ने भी बात की, ऑक्शन वॉज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट एंड द मेन फोकस जो इस ऑक्शन का था इज़ अबाउट प्रमोटिंग द डिजिटल फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जिस तरह से ऑक्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस बनी थी, आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अमंग्स ऑपरेटर्स। हम लोगों ने भी फ्रॉम जाज पर्सपेक्टिव कोशिश की कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं वी पार्टिसिपेट एज एग्रेसिवली एज पॉसिबल। सो लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड, हर तरह से फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल करके आई थिंक इस ऑक्शन को बहुत रोबस्ट बनाया गया। डिपेंडिंग ऑन क्या स्ट्रैटेजीज हैं, किस ऑपरेटर की, हर एक को हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी इसमें प्रोवाइड की गई। हम लोगों ने इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्साइटमेंट थी अदर देन 2600 बैंड वॉज 700 बैंड। नाउ जैसे ही हम निकलेंगे डेंस अर्बन एरिया से गोइंग टूवर्ड्स रूरल एरिया, ये स्पेक्ट्रम हमें अलाउ करेगा टू सर्व द 5G सर्विसेज टू द मास कम्युनिटीज़, मास रीजन्स इन द कंट्री। प्लस इससे आपके इंडोर पेनिट्रेशन वगैरह पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सो अगेन जितना ज़्यादा इन्होंने इस वक्त एलोकेट किया था स्पेक्ट्रम फॉर ऑक्शन एट एक्सट्रीमली रीजनेबल प्राइसेस थ्रू अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, आई वुड अगेन लाइक टू एक्नॉलेज एवरीवन फॉर देयर एफर्ट एंड आई थिंक दिस हाउ द ऑक्शन वाज हेल्ड। आई थिंक अगेन मैं आपका दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड नाउ जिस तरह से प्रीवियस स्पीकर सेड के अब ऑपरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन हाउ वी रोल आउट द सर्विसेज and reach to the normal Pakistani and provide them with the best possible 5G services. Thank you. एक दफ़ा अच्छा आप दोबारा बात। जोन की तरफ से मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूंगा फेडरल गवर्नमेंट का, पर्टिकुलरली ऑनरेबल मिनिस्टर आईटी, चेयरमैन पीटीए, अथॉरिटी मेंबर्स हैं, पीटी फैब बैठे हैं यहाँ पे, फैब ने काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे हमने आप सबको पता है कि ये काफ़ी अच्छे से ऑप्शन जो थी 5G की ये इसमें काफ़ी इशू से रुकावटें थी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको रिजॉल्व किया, स्पेक्ट्रम अवेलेबल किया है और ऑप्शन आप लोगों ने देखी है, ट्रांसपेरेंट ऑप्शन हुई है। सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, स्टेक होल्डर्स, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है और हर कंपनी ने अपने बिजनेस प्लान के हिसाब से इसमें स्पेक्ट्रम खरीदा है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान में आज एक नया दौर का इफ्तिताह हुआ है, नई डिजिटल सर्विसेज पाकिस्तान के लोगों को मैसर होंगी और पाकिस्तान एक नई तरक्की की राह पे गामजन होगा। शुक्रिया आप लोगों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पीटीसीएल ग्रुप रिप्रेजेंटिंग यूफोन एंड टेलीकॉम पाकिस्तान, जिनका मर्जर हो रहा है और पीटीएस मर्जर की अप्रूवल देने वाला है करीब, सीसीबी से ये ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उन दोनों कंपनीज को।
we want to thank the government of Pakistan, led by the Prime Minister of Pakistan, Honorable Prime Minister of Pakistan, the Spectrum Auction Advisory Committee, led by the Federal Finance Minister, Madam Minister sitting here, fighting with us, with all the stakeholders throughout this process for the last couple of years or so, in getting the spectrum vacated, in getting the spectrum made available, getting the terms to come to a level that everybody can participate and can participate in good spirit. And also our shareholders, which have shown the confidence in the and trust in the Pakistani economy and environment by investing this much, by taking quite handsome. वफाकी वज़ीर IT शज़ा फातिमा और PTA के चेयरमैन और दीगर हुक्काम मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे हैं और इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी विल कीप यू पोस्टेड। सलमान नसीर साहब रुखसत ले चुके हैं हमसे यहाँ से और ट्रॉफी भी चली गई है। हालांकि हमारी बड़ी कोशिश थी कि हमारे पास रह जाए थोड़ी देर के लिए और बट ऑब्वियसली एवरीबॉडी वांट्स टू। तस्वीरें बनवा ली हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं दोबारा। अच्छा जी, अब आप लोग भी गिन ही रहे होंगे कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग जो है वो 13वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है, 13th डे। 2 हफ्ते ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और मशरिक़ वस्ता में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमले भी जारी हैं। इराक की समुद्री हदूद में बारूद से भरी कश्तियों ने 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। सो इनोवेशन भी हो रही है। हालात में हुआ बहरीन में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर ड्रोन हमला किया गया। मस्कत में सलाला पोर्ट पर ईरानी हमले से तेल के ज़ख़ीरे में आग भड़क उठी। उधर अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग के बाद से अब तक 14 से ज़ायद बहरी जहाज़ निशाना बन चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक पर हमले रोकने की करारदाद मंजूर की है। करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक की करारदाद के हक़ में वोट दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग जीतने का दावा किया है और पता नहीं कितनी दफ़ा कर चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा कि जब तक लेकिन ज़ाती मकसद पूरा नहीं होता ईरान से नहीं जाएंगे। कभी कहते हैं मकसद पूरे हो गए हैं, कभी कह रहे हैं जब तक मकसद पूरा नहीं होता तब तक नहीं जाएंगे। एक तो वो जंग जीत चुके हैं, वैसे मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। खुद ही सोच लें कि सुन लें क्या वो कह रहे हैं। As we take decisive action to stop the threat posed by the terrorist regime in Iran with Operation Epic Fury. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग के खात्मे के लिए दुनिया के सामने 3 शराइत रखती हैं। एक तो ये कि ईरान के खिलाफ मुस्तक़बिल में जहरियत नहीं होगी। दूसरा ये कि आलमी ताकतें ज़मानत दें कि ईरान के आईनी हुकूक को तस्लीम किया जाएगा। तीसरी शर्त यह है कि उन्होंने कहा है, शर्त के तौर पर उन्होंने कहा है कि जंग में होने वाले नुकसानात का इजाला किया जाए, ईरान के हर्जाना दिया जाए। क्लियर कट वैसे बातें कर दी हैं, नॉट आर्बिट्रेरी, जहाँ उन लोगों के मकासद ही पूरे नहीं हो रहे और आज तक ये भी नहीं पता चला कि मकसद है क्या। तो ये भी नहीं समझ आई। इन्होंने तो बड़ा क्लियर कट बता दिया कि ये हमें चाहिए। इन एनी केस लेट्स कम बैक टू अस। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल और गैस की बचत के लिए किफ़ायतशारी इक़दामात का ऐलान किया है और मुल्क भर में 16 मार्च से 31 मार्च तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ। आपको पता ही है कि तालीमी इदारे जो हैं वो तो कुछ भी मसला हो तो सबसे पहले वही बंद हो जाते हैं और भी बड़ा कुछ हुआ है। मुल्क में बहरानी कैफियत में स्कूलों को तो ताला लगता है और हम वैसे एक राय ये भी है कि जी रेस्टोरेंट्स, बाज़ार और दीगर चीज़ें जो हैं उनसे शुरुआत करनी चाहिए। तालीमी इदारों पे बाद में आना चाहिए और ये वालिदैन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, असातिज़ा के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पेट्रोल की बचत का बोझ तालीम पर डालना समझ से बालातर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम बलोचिस्तान राहीला हमीद दुरानी और इसी इशू पर उनसे हमने बात करने के लिए उन्हें दावत दी। थैंक यू, आपने हमारे टाइम निकाला और बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये इशू भी है। एक्चुअली इशू बन गया है तो जहाँ तमाम हुकूमतें किफ़ायतशारी की जानिब जा रही हैं, बहुत से इक़दाम ले रही हैं, लेकिन सबसे अहम सबसे पहले ये ज़रूरी समझा गया है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको बंद कर दिया जाए। क्या तालीमी निज़ाम का तसलसल इतना ही गैर ज़रूरी है कि पहली चीज़ ही ये आती है या फिर हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? मतलब हमारी प्रायोरिटी क्या है इधर? नहीं, मेरे ख़्याल में ये ऐसा तो नहीं है कि इस चीज़ को इस तरह से देखा जाए। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया जो है एक
क्राइसिस का शिकार है। इस वक्त सबको पता है कि वॉर है और वॉर भी हमारे नेबर में है और वो उन मिडल ईस्ट में तरफ जा चुकी है, इस वजह से कि वहाँ पर सब तमाम ही तेल जो है वो सप्लाई करते हैं पूरे दुनिया को। तो ये क्राइसिस सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, इस वक्त आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें कि किस लेवल पे उनकी क्राइसिस जा चुकी हैं। तो देखिए, हमने जो वाइस नेशंस होती हैं वो अपना एक प्लान बनाती हैं और आगे की तरफ बढ़ती हैं। जो आपका क्वेश्चन का कि ज़रूरी है कि स्कूल और कॉलेजेस, देखें बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने तमाम वज़ीर आला के साथ तमाम सूबों की जो है मीटिंग की है और आज हमारी जो है एक स्पेशल कैबिनेट हुई है इसी हवाले से, और हमने उसे 23 मार्च तक जो है ब्रेक करके चल रहे हैं। 23 मार्च तक हमने गर्मियों की छुट्टियां भी दी हैं और ये इस क्राइसिस को भी एड्रेस करने की कोशिश की है। स्कूल ऐसा इस तरह से बंद नहीं किए हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त बसेस में जाना, जो बसेस कितना कंज्यूम करती हैं आपकी जो है बच्चों को लाने ले जाने के लिए, चाहे वो कॉलेजेस के हैं, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हैं, चाहे स्कूल्स के हैं, तो उस चीज़ को बचत तो करना है ना। हमने हंगामी बुनियाद पे फैसले तो करने हैं और इसके लिए इससे बेहतर ये नहीं हो सकता था। उसमें यकीनन अभी हम जो है उसके मुताबिल जो है ढूंढ रहे हैं रास्ते कि किस तरह से हम एजुकेशन को मुनासिब आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक मुतफ़क़ा फ़ैसला है और एक वाइस डिसीजन है मेरी नज़र में। सब मकसद तो ज़ाहिर है, हर कदम जो है वो फ्यूल बचाने के लिए ही उठाया गया है, गैस बचानी है। स्कूलों की बंदिश से कितनी गैस की बचत होगी? फिर लोग ये पूछते हैं कि भाई रेस्टोरेंट्स, बाज़ारों के औकात को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको भी तो फिर लाएँ इस धारे में कि बचत हो। सारी बचत स्कूलों से ही लेनी है हमने? नहीं, डिस्कशन हुई है। दायरा देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, फिर तमाम वज़ीर आला बैठे उसके ऊपर। अभी आप जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम सारी कैबिनेट, अभी मैं वहीं से आ रही हूँ, तो ये सारा डिस्कशन होने के बाद जो है जो हमें फिगर्स दिए गए, चीज़ें दी गई, तो एक मुश्तरका फ़ैसला है। ये नहीं कि एक ऊपर से आया और बस इम्पोज हो गया। इस पर सब ने कलेक्टिवली बैठ के सुना, सोचा और उस पर अमल किया। देखिए, बचत कितनी होगी, क्या होगा नहीं, लेकिन आप उस दिन से बचें, जो मैं इसको देख रही हूँ एज अ पाकिस्तानी, कि आप उस दिन से बचें कि जब आप किसी भी तौर पे जो है मोबिलाइज़ ना कर सकेंगे। तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त भी आप ही हमसे क्वेश्चन कर रहे होंगे कि जी सारा पाकिस्तान तो रुक गया, सारा बलूचिस्तान तो रुक गया, तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो हमें मेजर्स लेने पड़ते हैं, हम उसको ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझती है और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अभी छुट्टियां भी आ रही थी गर्मियों की, ये बहुत ज़रूरी था कि हम एक ऐसा एक्शन लें कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना सेव कर सकें पेट्रोल फ्यूचर के लिए। अच्छा, चलें, ठीक है, आप की राय भी हमने सुन ली। ये बताएं कि तालीमी इदारों को बंद करना इतना मामूल बन गया है, मान गए, तो फिर ऑनलाइन एजुकेशन भी मामूल बना देनी चाहिए और इसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। ये देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, डिवाइसेस मिलनी चाहिए। मतलब फिर तो हम एक और जगह पे हमें टोटली फिर सोचना चाहिए। तो क्या ये सूबाई हुकूमत का काम है? कुछ आप लोग यही करना शुरू कर दें फिर? हम जो भी इस वक्त जदीद तकाज़े हैं, जो दुनिया के साथ चलना आपको पड़ेगा और आप उसके साथ चल रहे हैं। ये नहीं है कि हम टोटली जो है स्कूल्स बंद कर दें और ऑनलाइन चले जाएं या एआई पे चले जाएं। मैं समझती हूँ कि हमने दोनों को बराबर लेके चलना है। जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उसका कोई मुतवादिल नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ। और जिस तरह से एक उस्ताद अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेजेस में पढ़ाता है और अपना सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं, बल्कि जो उसका अपना एक नॉलेज होता है ह्यूमन लेवल पे, वो इंटरेक्शन करके उनको देता है, तो यही तो दिस इज़ अ लाइफ और यही इसी तरह ज़िंदगी चलनी है। इस तरह नहीं है कि हम खुदा न खास्ता जो आपके सवाल में है कि हम इसको समझते नहीं हैं, हम बहुत अवेयर हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो ख़ास तौर पे मैं जब से मिनिस्टर एजुकेशन का मैंने जो है चार्ज लिया है और फिर सीएम साहब मीर सरफराज भुट्टी साहब जितनी तेज़ी से हम चीज़ों को मॉडर्नाइज़ उस पर लेके जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में जो हम सुनते रहे हैं कि स्कूल्स जो है बहुत पीछे रह गए, स्कूल एजुकेशन, और हमारे स्कूल्स बंद हैं या टीचर्स ना होना हो, तो हमने बहुत से, अगर मैं तफसीली आपसे बात करूं तो हमने बहुत से इशूज़ को जो है ओवरकम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आज बलूचिस्तान एक एजुकेशन में बहुत आगे की तरफ रवाना है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, शुक्रिया राहिला हमीद खान दुरानी साहिबा। अभी हम एक ब्रेक लेनी है, थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं इस पे ज़रा
हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। बरतानिया ने बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए वीज़ा कवानीन सख्त कर दिए हैं, जिसके बायस पाकिस्तानी तलबा मुतासर हो रहे हैं। यूनिवर्सिटियों ने पाकिस्तानी तलबा और दाखिलों पर पाबंदी तो नहीं, लेकिन शराइत मज़ीद सख्त कर दी हैं। अब इस सिलसिले में हमें कौन समझा सकता है, आपको पता ही है। Who better than आबदी साहब। आबदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और सीनियर करियर काउंसलर हैं, हमारे शो पे आते रहते हैं। आबदी साहब, बड़ा मुश्किल मरहला है ये स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ जाने वाले थे, एडमिशंस का सोच रहे थे, और हमारा फेवरेट डेस्टिनेशन है हमेशा से यूके। एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले तो क्या आपकी फर्स्ट थॉट्स क्या हुई जब ये सारा तनाज़ा शुरू हुआ और ये वॉर शुरू हुई और फ्लाइटें डिसरप्ट हुई, तो स्टूडेंट्स के क्या कंसर्न्स थे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने मुझे मौका दिया। ये जो कुछ हो रहा है वॉर का, तो ये तो बहरहाल जो जनवरी इनटेक है उसमें जो बच्चे जाने थे उनमें तो जो लॉजिस्टिक डिसरप्शन है वो तो अपनी जगह चली रही है, लेकिन अगर आपको याद हो उससे पहले भी हम जो है इस बड़े अहम मौजू पे बात करते रहे और ये एक बड़ी ग्रेव सिचुएशन काफ़ी इख्तियार कर गई है। और उन्होंने जो हमारा जनवरी का यूके के अंदर मेनली 2 इनटेक होते हैं, एक जो है वो सितंबर में, जैसा कि आपको पता है, जिसे फॉल इनटेक कहते हैं, और एक सेमेस्टर 2 होता है जिसे जनवरी में हम कहते हैं। जो बच्चे सितंबर में नहीं जा सके वो उसको इस्तेमाल करते हैं। और अचानक ही चला कि जो है उन्होंने वीज़े जो है वो रिफ्यूज़ करना शुरू के जो कि बहुत ही क्वालिफाइड जेन्युइन पोटेंशियल स्क्रीनिंग हुए हुए बच्चे होते हैं उनको, और जगह जगह से फिर मुझे कॉल आना शुरू हुई। और पता ये चला, जो कि जहाँ तक मेरी इत्तलात के मुताबिक एक बड़ी तादाद में जो वीज़े इशू हुए थे सितंबर में 20,000 से ऊपर स्टूडेंट वीज़ा, उसका जो है वो बड़ा क्लेम हुआ, असाइलम का क्लेम किया। और बकौल बरतानिया की हुकूमत के कि पाकिस्तान जो है वो अमंग द टॉप कंट्रीज ऑफ असाइलम में मिस यूजिंग दी स्टूडेंट वीज़ा रूट जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो वीज़ा रिफ्यूज़ करना शुरू किए और स्ट्रिक्ट कर दिया चीज़ों को। जबकि एक नॉर्मल तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है या जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स पूरे किए जाते हैं, जिस तरह से एक बच्चा अप्लाई करता है, वो तमाम तर शिकायत को पूरा करने के बावजूद भी वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे थे। तो अब इसकी क्या वजह बनी? और आबदी साहब, क्या अब कोई शराइत चेंज हुई हैं? कोई और शराइत तो चेंज नहीं हो रही। वो कहते हैं हमें चाहिए ही नहीं पाकिस्तान से स्टूडेंट, टू बी ऑनेस्ट बिटवीन यू एंड मी। और वो कहते हैं कि जी ये इवन हाई कमिश्नर लेवल पर भी मेरी बात हुई है और उन्होंने भी जो है वो इसी तरह की बात कही है कि वो अपनी तरफ से इसको टेकअप कर रहे हैं, लेकिन अब ये बहुत आगे चली गई है। अच्छा आबदी साहब, हमारे पास तो ये इंप्रेशन था कि अक्रॉस द बोर्ड वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, इट इज़ नॉट समथिंग स्पेसिफिक टू पाकिस्तान। नहीं, उन्होंने अभी ऐसा हुआ है अब्दुल्ला के अभी जो उनका नोटिफिकेशन आया उसमें उन्होंने 4-5 कंट्रीज को टोटली बैन कर दिया है। यानी वो इर्रिस्पेक्टिव कोई स्पॉन्सर उनको करेगा वो वीज़ा नहीं लगेगा, जिसके अंदर कैमरून है। लेकिन आबदी साहब, उसमें वैसे एक करेक्शन, उन मुल्कों में पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यही बता रहा हूँ कि अभी जो 5 कंट्रीज हैं उसके अंदर पाकिस्तान नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर जो वीज़ा रिफ्यूजल का रेट है बहुत जो बढ़ गया, अचानक हुआ है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। मुझे आप 30 साल से ऊपर हो गया ये लोगों को हेल्प आउट गाइड करते हुए, तो ये इतना जो रोर अप हुआ है। और इसमें अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, सारी यूनिवर्सिटियाँ हमारी Got it. हमारी authorities को should Abdi Saab, thank you for being and with look us. into this matter. Point very well noted. हमारी authorities को अब intervene करना चाहिए कि हमारे legit जो बच्चे पढ़ के जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके Obviously, वीज़े we are ना not going to reject leave हो। this topic, इस पे हम बात करते रहेंगे। ब्रेक इस के बाद वक्त हम ले हाजिर रहे हैं ब्रेक। अच्छा जी, सियासी मंजरनामे से एक बड़ी खबर ये आई और इस बारे में काफ़ी अरसे से बात हो रही थी, इनफैक्ट सालों से बात हो रही थी, लेकिन फिर गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी अपनी पोजीशन पर बरकरार रहते थे। चिमागोइयाँ आपको पता है पिछले साल भी हो रही थी, उससे पिछले साल भी थी, लेकिन अब फाइनली ये खबर सुनने को मिली है कि हुकूमत ने कामरान टिसौरी की जगह सेनेटर निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया है।
इस पे वज़ीर आज़म ने उनसे मुलाकात भी कर ली, उन्हें मुबारकबाद भी दे दी। चलो यानी ये सारा कुछ हो चुका है, बट ऑफ कोर्स वी आर गिविंग यू द इंफॉर्मेशन नाउ। कुछ सियासी हलके दावा कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी कामरान टिसोरी को हटाने के लिए पस पर्दा कोशिशें जो हैं वो कर रही है, कोशिशों में मसरूफ़ है। पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम था कि कामरान टिसोरी गवर्नर हाउस को सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये उनका कहना था। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नए गवर्नर सिंध की समरी मंजूरी के लिए सदर पाकिस्तान को भिजवा दी है। सो इट्स प्रिटी मच डन। फारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान। फारूक साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फारूक साहब, आपको कब पता लगा कि कामरान टिसोरी साहब को हटाया जा रहा है या इनफैक्ट हटाया जा चुका है? जब मैं सुबह तकरीबन उठा, मेरे ख्याल में 11 बजे, तो उस वक्त मैंने खुद देखा मीडिया में ये खबर चल रही थी, तो मेरे ख्याल में हम सबको मीडिया के जरिए खबर पता चली। नहीं तो इससे पहले रात को, इससे कल परसों तरसों कोई अंदिया नहीं था, कोई अंदिया नहीं था, कोई इत्तला नहीं थी, कोई एतमाद में नहीं लिया गया, कोई मशवरा नहीं लिया गया, कोई हमसे पूछा तक नहीं गया। तो मेरे ख्याल में ये वाज़े तौर पर हमें पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें खैरबाद कह दिया। अब ये हमें भी देखना है कि हम अब हमारे पास क्या अखलाकी जवाज़ है कि हम हुकूमत में, वफाक में वज़ारतें तो हैं आप लोगों के पास, तो आप कोalition पार्टनर्स हैं, वफाक में आपके पास वज़ारतें हैं, क्या कोई फार्मूला तय हुआ है कि हाँ जी ये वज़ारत आपकी कोई बढ़ा देंगे, वफाक में आपको एडजस्ट करेंगे, गवर्नर ही अभी जाने दें? फारूक साहब कि आपको पता भी नहीं था, मतलब कोई बैकग्राउंड में कोई बात, कोई कम्युनिकेशन हुई नहीं है कभी भी इस टॉपिक पे? देखिए, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये तो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सरबराह चेयरमैन, उन्हें भी नहीं पता था, उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया, और वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन करके अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया है कि भाई हमें बहुत दुख और मायूसी हुई है, इस तरह बाला फैसले होंगे, तो ये तो उन्होंने भी किया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब लाए अमल हमारा यही होना चाहिए कि हमें इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिर फौर हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो ये बावर करा दिया कि वो हमें जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, और हमसे सलाह मशवरा करना या हमें किसी बात की इतला देना जो फैसला हमारे गवर्नर से मुताल्लिक हो, जो कि हमारे और PMLN के माहिदे में शामिल हैं, जब हम हुकूमत में शामिल हुए थे। अगर पीपल्स पार्टी के साथ कोई माहिदा है तो PMLN की गवर्नरशिप होनी चाहिए, और PMLN ने अगर हमें गवर्नरशिप दी है तो PMLN को पीपल्स पार्टी के साथ बात करनी चाहिए। अब वो ब्लैकमेलिंग क्यों? अब देखें ना, ये तो इसलिए 18 साल की जो बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी थी बिला शिरकत गैर, जो सिंध के वडेरों और जागीरदारों का कब्जा रहा है बशमूल कराची, पूरे सिंध की ज़मीनों पर जिस तरह उसकी बंदरबांट और उस पर कब्जे का सिलसिला जारी, जिस तरह एक सिस्टम मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में कायम है और दोनों हाथों से लूट मार हो रही है, पूरी दुनिया में जायदादें और अमलाकें बन रही हैं, और जो कुछ हो रहा है ये पहली मरतबा एक टफ टाइम दिया था गवर्नर सिंध ने पेश किए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। ये आपका शिकवा पीपल्स पार्टी से है या आपका शिकवा PMLN से है, वजीर आजम से है? पीपल्स पार्टी से मेरा क्या लेना देना, एमक्यूएम का क्या लेना देना? वो अपनी जगह हलीफ है हुकूमत की, हम अपनी जगह हलीफ है। कोई ट्राई पार्टेड सह फरीकी माहिदा तो नहीं है, हमारा तो सिर्फ PMLN से माहिदा है। और अगर PMLN ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को मतलब है कि उसकी इतनी अगर ब्लैकमेलिंग है और इतना ज्यादा वो उसे अजीज है, तो फिर रखे। तुम्हारी मतलब ये कि ये बदतरीन हुक्मरानी तुम्ही को मुबारक भाई, ये करप्ट 18 साल की जो यहाँ हुक्मरानी वो तुम्ही को मुबारक। अच्छा, तो अब फारूक साहब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपकी पार्टी की तरफ से? क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने कहा था कि ये तो हुकूमत के साथ तय हो चुका है कि सिंध के गवर्नर जो हैं वो कामरान टिसोरी ही रहेंगे। बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान के होंगे, पहला तो ये तय है। और फिर बार बार बताया गया है कि वो कामरान टिसोरी ही होंगे, ये भी बार बार बताया गया। ये मेरे ख्याल में हमारे जो तीनों हम बड़े हैं पार्टी के, खालिद मकबूल भाई हैं और हमने हमारे बयानात मौजूद है जिसमें कहा गया है कि कामरान टिसोरी ही हमारे गवर्नर हैं। तो उसके बाद अगर ये हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये देखे ना, जो गुल प्लाजा में हमने जिस तरह इनको बेनकाब किया कि इनके सिस्टम ने किस तरह वहाँ कीमती जानों का जो इतलाफ हुआ है उसमें किसका हाथ हो सकता है। हमने तो ये सारी चीजें एक्सपोज करना, जो नैब की फाइलें कालीन के नीचे वो बाहर आनी चाहिए।
ना कि मतलब ये कि वो जो कहे आमन्ना सदकना वजीर आजम और PMLN इसको मान ले और ये बताएं। देखें, ये MQM पाकिस्तान ही को एक बूस्ट नहीं मिला था। कामरान टिसूरी भाई ने सरकारी वसाइल नहीं थे उनके पास, अवाम का पैसा, टैक्स का पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी जेब से, जाती वसाइल से, दोस्तों और मुखैर हजरात के वसाइल से IT का इंस्टीट्यूट बनाया। 50,000 तालिब इल्मों को, बेटे बेटियों को हुनर दिया और उनको पैरों पे खड़ा किया। 1,000-2,000 गवर्नर हाउस के दरवाजे सर्टनली उन्होंने आवाम के लिए खोले, आवाम को एक्सेस दी, ये बात, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो IT के सिलसिले में भी उन्होंने काम किया और बहुत से बच्चों ने वहाँ से कोर्सेज मुकम्मल किए। आप ये बताइएगा चेमागोया, ये भी थी कि आपकी अपनी जमात में कुछ लोग नहीं चाहते कि कामरान टिसूरी गवर्नर रहें, इसमें कोई हकीकत है? देखिए, अगर अल्लाह ना करे ऐसा है तो फिर उन लोगों को भी आगे आकर अपना वाज़े मौक़िफ़ देना चाहिए, बयान देना चाहिए। खामोशी का गूगल तोड़ना आप कह रहे हैं अगर ऐसा है, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा है? मैं नहीं समझता ऐसा है, मैं नहीं समझता ऐसा है, क्योंकि मैं बड़ी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मैंने अपने तमाम मरकजी कमेटी के लोगों से, साथियों से वक्तन फ़वक्तन बात की है और सब ने कहा कि गवर्नर MQM का होना चाहिए, नंबर 1, और कामरान टिसूरी होना चाहिए गवर्नर, और नंबर 3 ये कि अल्लाह ना करे उनको हटाने के बारे में सोचा जा रहा है, फैसला हो रहा है, तो उसमें हमसे सलाह मशवरा, हमें पूछ कर, इतला देकर, एतमाद में बड़ी हैरानी की बात है ना कि आप एक कोएलिशन पार्टनर हो एक हुकूमत में और आपका एक मुआहदा हो और उस मुआहदे के तहत गवर्नर का ओहदा आपके पास मौजूद हो। वैसे तो हुकूमत के आने से पहले भी यही थे, लेकिन चलिए उसी को आपने कंटिन्यू किया, तो समझ मानने वाली बात नहीं है कि किसी को कुछ पता ही नहीं हो, रातों रात, मतलब आपको क्या लगता है? ये कहना कि आपको मीडिया से पता चला है, ये जरा ये अजीब सी बात है। आपको क्या लगता है? तो क्या अगर आप क्या हुकूमत छोड़ने पे भी आप गौर कर रहे हैं इसके बाद? अब तक मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया था, लेकिन मैं मजबूर होकर कहूँगा कि ये तो अपने इख्तदार को सिर्फ कायम व दायम रखने के लिए, उनकी बला से कराची को उसका किरदार पाकिस्तान की माशी तरक्की में जो दिलाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे, जो एक हम रिफॉर्म, एक इस्लाहात से भरी हुई MQM कायम कर रहे थे, नौजवानों को उसमें शामिल कर रहे थे, बड़े जलसे हमने मलीर और शाह फैसल में किए और आगे हम जा रहे थे। जो पैसा 1-1.5 अरब हमें मिल रहा था वफाक से जो सड़कें, गटर पानी, जो कि बल्दिया उज़्मा, मेयर, टाउन, उनके चेयरमैन UC उन्होंने काम नहीं किया जो हमने शुरू किए थे, मेरे ख्याल में उन सबको धचका लगेगा। और ये इस वक्त जो मार्का हक के बाद हम मार्का मईशत की तरफ जा रहे थे, उसमें कामरान टिसूरी भाई का जो रोल था ज़रिए तरसील, जो 50,000 बच्चों के जरिए $1,000-2,000 माहाना अगर वो कमाए और आ रही है, तो ये तो हम पाकिस्तान की मईशत को, मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए सब कर रहे थे। और कामरान टिसूरी एक पिलर थे उसमें पूरे वफाक की, और ये वफाक के लिए गुडविल थी। देखिए, बात तो किसी और वजीर आजम ने और किसी और पार्टी के सरबराह ने की थी ना कि भाई वो सरकारी रियासती ऐवान घरों में, ऐवानों में जो है वो जामियात बनाएंगे, तालीमी दरसगाहें बनाएंगे, लेकिन ये काम किया किसने? कामरान टिसूरी ने 10 लाख राशन देना, मोटरसाइकिलें चोरी होने के बाद देना, फिर 10,000 लैपटॉप तकसीम करना, और ये सारे काम मेरे ख्याल में एक वफाकी हुकूमत की गुडविल थी। शहबाज शरीफ साहब के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रेडिट उन्हें दिया था। लेकिन अगर आज ये बाला ही वाला फैसला हो रहा है तो हमारी साख को अब कोई और अगर नहीं अगर वो, तो फिर अब हमें अपनी साख को कायम रखने के लिए, अगर हम सियासी जमातें हैं और हम सियासत कर रहे हैं, तो ये हमारी रेड लाइन होनी चाहिए, हमें कोई फैसला करना चाहिए और हमें इस हुकूमत में रहकर मजीद टेकन फॉर ग्रांटेड हमें लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये हम अपने वोटर्स को भी नाराज कर रहे हैं। सिंध के शहरी इलाकों में जो उम्मीद और एतमाद हमने, आप अपना मुशावरती इजलास कब बुला रहे हैं या आपकी बात हो गई है मुस्तफ़ा कमाल साहब से, दीगर लोगों से? देखिए, ये हमने अपने ग्रुपों में सारी बातें डाली हुई हैं, जो मरकजी ग्रुप हैं, MNAs के, MPs के, वहाँ ये सब बातें हो रही हैं और सलाह मशवरा हो रहा है। खालिद भाई भी सलाह मशवरा कर रहे हैं। रोज़े के बाद मुझे उम्मीद है कि कोई इजलास खालिद भाई इस किस्म का बुलाएंगे और वहाँ सबसे राय लेकर उसूलन जो है वो आज ही कोई फैसला करेंगे, क्योंकि करना आज ही है, क्योंकि उसके बाद जब लड़ाई ख़त्म हो जाए फिर कोई घूसा उसके बाद याद आए तो फिर उस घूसे को तो अपने मुँह पे ही मार लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सो इंतहाई कदम आप कह रहे हैं कि आज ही फैसला होगा कि हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। ये वैसे तय है कि नहीं रहना? ठीक है। सो बट बता रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो ही जाएगी। बड़े नाराज भी हैं और ऑब्वियसली वो उनका कहना है कि उनको भी उसी तरह पता चला जिस तरह बाकी मुल्क को पता चला, विच इज़
through the news. मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं कराची उनसे के बात मामलात पे, आपको पता है इनकी समझते हैं कराची की नब्ज़ को, कराची की सियासी नब्ज़ को। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। कामरान टसूरी की बहैसियत गवर्नर सिंध तब्दीली का फ़ैसला आपके ख्याल में ये इंतज़ामी है या सियासी है? नहीं, ये सियासी लग रही है, इंतज़ामी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही। और सियासी होने की एक बड़ी वजह एक जो हालिया तनाज़ा है, जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, वो गवर्नर हाउस में कुछ अरसे पहले एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें कुछ ऐसी तकारीर की गई जिसको पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पे बहुत सीरियसली लिया। और उन्होंने कहा कि यहाँ जो है वो सिंध को तकसीम करने की बातें हुई हैं, कराची को अलग करने की बातें हुई हैं। इस तरह की एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया जिसको ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर भी काफ़ी हवा मिली, और ये प्रेशर बिल्ड होने लगा कि कामरान टसूरी को जो है वो तब्दील किया जाए। नज़र ये आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है मुस्लिम लीग नून को और वज़ीर आज़म को कि चाहे वो अपना ही कोई गवर्नर ले आएँ, लेकिन कामरान टसूरी साहब को तब्दील किया जाए। लेकिन ये तब्दीली इस लिहाज से अहम है क्योंकि MQM बहरहाल कोलिशन गवर्नमेंट में है, जबकि पीपल्स पार्टी अलाई है उनकी, वो गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन उनके अलाई हैं। तो ऐसा लगता है कि कोलिशन गवर्नमेंट को एतमाद में लिए बगैर ये फैसला किया गया है, और बज़ाहिर लगता है कि पीपल्स पार्टी के दबाव में लिया गया है, इसलिए ये एक सियासी फैसला ज़्यादा नज़र आता है, इंतज़ामी फैसला कम नज़र आता है। मज़हर साहब, कामरान जो है उनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, उनकी जगह निहाल हाशमी को तैनात करने का फैसला किया है जिनका ताल्लुक नून लीग से है। अब यूँ इस हुकूमत में MQM का हिस्सा भी कम हो जाएगा, तो इस तकर्री के बाद सूरत हाल आपके ख्याल में क्या बनेगी? क्योंकि उनको तो MQM को तो बहुत बहुत गुस्सा है, और उनका क्या रद्द अमल होगा ये भी हमें बताएं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, MQM पाकिस्तान को ऑलरेडी जो उनका इजलास चल रहा है, उधर से जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि MQM पाकिस्तान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का ज़ाहिर किया। MQM जो है काफ़ी अरसे से अपने अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है, लेकिन कामरान टसूरी के मसले पे MQM पाकिस्तान में कोई बहुत इख्तलाफ नहीं था, और इस वजह से इनका तब्दील होना, और MQM पाकिस्तान के अंदर ये बात कही जा रही है कि अगर तब्दील करना ही था टसूरी साहब को तो MQM का ही कोई नॉमिनी लाना चाहिए था। उनके नॉमिनी को ना लाकर बिल्कुल MQM पाकिस्तान को कोलिशन गवर्नमेंट से बाहर कर दिया गया है। तो अब उनके मिनिस्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और MQM के लिए कि वो हुकूमत का हिस्सा रह पाएँ। रहते हैं नहीं रहते ही उनका फैसला है, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है, और MQM का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है जो माजी की MQM थी कि हुकूमत वो कम ही छोड़ते थे। ठीक है, आप कह रहे हैं जी बड़ा मुश्किल हो गया है अब कि MQM हुकूमत का हिस्सा मज़ीद रहे उनके मिनिस्टर्स के लिए। इसी तरह का इशारा दे रहे थे फारूक सत्तार साहब भी कि इनफ इज़ इनफ, और हमसे किसी किस्म का सलाह मशवरा इस ज़मीन में इस सिलसिले में नहीं किया गया। बाला फैसले हो गए। बड़ा ही डिसाइसिव किस्म का फैसला फिर हुकूमत की तरफ से भी आया है, जहां उन्होंने ये भी नहीं समझा कि हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो दिस सेज अ लॉट एक्चुअली। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। वेलकम बैक। रमज़ान मुबारक को महीना जहाँ पाकिस्तानियों की ज़्यादातर तादाद अपनी ज़कात, खैरात, सदक़ात निकालती है, और हम हमेशा ये कहते हैं कि पेशावर भिखारियों को ये पैसे ना दें, जो इदारे जो लोग इसके वाकई मुस्तहिक हैं उन तक ये पैसे पहुँचाएँ। होपफुली सारों को ये बात समझ भी आ गई है, इसलिए हम हमेशा देख रहे होते हैं, और जो इदारे अच्छा काम कर रहे होते हैं, सालों से कर रहे होते हैं और नज़र आ रहा होता है वो काम, उनको ऑब्वियसली हम भी आपके सामने रखते हैं। बट दिस इज वन नेम दैट यू नो ऑलरेडी बिकॉज़ दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सब कुछ कर रहा है जो बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम होता है, रोजगार के लिए माइक्रो फाइनेंस कर्जे देता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, और बहुत कुछ करता है। ख्वाजा सराओं के लिए इनके खुसूसी प्रोग्राम हैं, और ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं इसके बानी चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत से अवार्ड्स इन्हें दुनिया भर से दिए जा चुके हैं इनके कामों के एतराफ़ में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताइएगा, माशाअल्लाह कितना आपने अपना स्कोप वसी कर लिया है गुज़श्ता साल, आज़न पिछले रमज़ान से इस रमज़ान तक की बात करें, क्या क्या चीज़ें हैं जो नई की गई हैं हुकूमत की तरफ से, क्या माइलस्टोन्स रखे हुए थे, सोचे हुए थे, जो अचीव कर लिए हैं आपने? जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखें जी, मंजिल तो क्या कहते हैं कि चरखे नीली फार्म से भी दूर है, सितारों पर कमन डालने का इरादा है। तो बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से और पाकिस्तानी अवाम की जो देने की ख्वाहिश है, बयाजी है, उसके बलबूते पर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इस साल हमें यह खबर रमज़ानुल मुबारक में ही मिली कि हमारा जो
अखुवत कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। जबरदस्त। अब हम उसको अखुवत इस्लाम अखुवत इंस्टीट्यूट कसूर कहेंगे। एक उसका नाम हमने मुंतखब किया, एक से मुराद है यूनिक, समथिंग विच इज अनयूजुअल, कि यहाँ पर बच्चों से ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर कोई फीस नहीं ली जाएगी और रिहाइश भी मुफ्त होगी। तो ये एक माइलस्टोन अल्लाह ताला के फजल करम से अचीव हुआ कि अब हम अगले सितंबर से बाकायदा तौर पर अपनी डिग्री क्लासेस का और एंट्री जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर अमजद, ये हम ज़रूर हर किसी से बात करते हैं तो हमें पता करते हैं कि ओवर द इयर्स आपको जो ज़कात जो डोनेशंस लोगों की तरफ से आती हैं और प्राइमरीली उसी तरह ही ये सारे इदारे और बाकी भी जो आपका काम है ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन सर्विस के लिए, वो बढ़ता है वो फिगर या कम होता है? क्योंकि हम एक या खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, डोनर एग्जॉस्शन की भी हम एक टर्म जो है वो हम सुनते रहते हैं, लेकिन हर साल इस तरह काम करना और बढ़ाना उसको ये किस तरह होता है? ये जो आप बात कह रही हैं डोनर एग्जॉस्शन या डोनर फटीग, ये आमतौर पर लोग कहते हैं जी लोग दे दे के थक गए, लेकिन हमारा तो ये तजर्बा है कि लोग दे दे के और ज्यादा देने की तरफ माइल होते हैं। क्योंकि देखिए हमारा अपनी मिसाल देख लें, हम 25 साल से काम कर रहे हैं और चंद हजार से जो काम शुरू हुआ वो 400 अरब के कर्जों तक पहुंच गया और हमें कोई ख्याल नहीं था कि हम यूनिवर्सिटी बना लेंगे। तो 65 एकड़ के ऊपर यूनिवर्सिटी अल्हम्दुलिल्लाह उसका चार्टर मिल गया। तो कैसे हम कह दें कि लोगों की देने की ख्वाहिश कम हो गई है या लोगों के पास कोई और ऑप्शन आ गई हैं? तो इसके अलावा बहुत सारे इदारे ग्रो कर रहे हैं। आप देख लीजिए इंडस अस्पताल है, शौकत खानम है, फिर TCF है और सैलानी है, न जाने कितने अच्छे अच्छे इदारे काम कर रहे हैं। तो इन सब में इजाफा ही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जैसे कहते हैं ना कि कमजोर लोगों की निशानी है या हौसला हारे हुए लोगों की ये निशानी है जो कहते हैं कि डोनर फटीग है। जब तक मेरा रब है तो डोनर फटीग हो नहीं सकती, क्योंकि रब ने अपनी मखलूक की खिदमत के लिए लोगों को रास्ता दिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब अब बताइएगा अगले साल के लिए आपके क्या आपकी मंजिल, मतलब मंजिल तो जाहिर है अगर मिल गई तो पता नहीं क्या ही दिन होगा, लेकिन अगले साल के लिए आपके टारगेट्स क्या हैं जिसके लिए आप हम और आप जो दोनों मिल के लोगों से रिक्वेस्ट करें कि अखुवत की मदद करें? हमें हर साल के दौरान 2 दफा 3 दफा टारगेट बदलना पड़ते हैं। हम अगर कहते हैं ना कि जी साल में हमने 100 रुपए का काम करना है तो वो साल के 6 महीनों में ही 100 रुपए का काम हो जाता है, अगले 6 महीनों के लिए मजीद बनाना पड़ता है टारगेट। तो ये खुदा का कोई ऐसा निज़ाम है क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि मैं सदके को बढ़ाता हूँ और सूद को कम करता हूँ। तो अगर आप दयानतदारी से इखलास कल्ब से सदका देते हैं तो फिर वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो अगले साल के हमारे टारगेट्स यही है कि हमने घरों की तामीर के लिए हुकूमत पंजाब और बाकी हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें इजाफा होगा। छोटे कर्जों के लिए नंबर जो पुराने हैं हमारे 40 लाख को बढ़कर 50 लाख हो जाएंगे। इसके अलावा फिर हमारे जो 3 इंस्टीट्यूशन हैं तालीम के, उनमें हम कम अज कम हम डबल करेंगे। अब यूनिवर्सिटी बनने के बाद हमारी अखराजात भी बढ़ेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी एक अदारा है, एक दानिशगाह है और वहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट बढ़ जाएंगी। लेकिन हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस रमजान में हमें अल्लाह के फजल करम से लोगों को इतनी भरपूर तावन हासिल होगा। तो यूनिवर्सिटी में डबल करना, बच्चों की तादाद को स्कॉलरशिप्स डबल करना और फिर माइक्रो फाइनेंस का मैंने आपको बता दिया। फिर हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर सैलाब आता है या कैसी चीजें आती हैं प्रीएम्प्टिवली आपकी तैयारियां चल रही हैं और जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। दुआएं और डोनेशन सभी आपके लिए हमेशा लोग खुले दिल से करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो दिस इज वन ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन जिसको आंखें बंद करके आप दे सकते हैं बिकॉज दे आर डूइंग वंडरफुल स्टफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, आए थोड़ी सी क्रिकेट की बात इसलिए कर लें क्योंकि दोबारा से PSL की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन अपनी बांग्लादेश वाली सीरीज की बात PSL को ना मैं वो वाला क्रिकेट नहीं समझती, PSL। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जी 3 वनडे मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल ढाका में खेला जाएगा। पहले के बाद पता नहीं आपका दिल चाहेगा दूसरा देखने को नहीं, बट एनीवे बांग्लादेश को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो चुकी है और बड़े आराम से बड़े खूबसूरत तरीके से हुई थी वो। ग्रीन शर्ट्स ने अगर सीरीज में रहना है तो कल का मैच हर सूरत जीतना होगा। मैं पता क्या सोच रहा था, मेरी बहन ने ना मुझे प्रोजेक्टर गिफ्ट किया, मैं सोचा था बड़ी स्क्रीन पे मैच लगाऊं। आप जरूर बड़ी स्क्रीन पे और उसने मुझे देते हुए भी ये कहा तुम मैच देखना इस पे अपने दोस्तों के साथ। माशाल्लाह कितनी अच्छी बहनें होती है। तो आप बांग्लादेश की तरफ से देख लें, कोई मसला तो कोई नहीं है।
अच्छा अच्छा। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से। भट्टी साहब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा वनडे कल ढाका में खेला जा रहा है। पहले मैच में कौमी टीम जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ तारीख के कम तरीन स्कोर पर हारी है, अब इस दफ़ा कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही हैं प्लेइंग 11 में आपको आफ्टर दैट मैच? क्या इत्तलात मिल रही हैं आपको? हमने 4 डेब्यूटेंट खिलाए थे, ठीक है, न्यू कमर्स को मौका देना चाहिए, लेकिन 4 एक साथ, एंड देन वी डिडंट हैव एनीबडी एक्सेप्ट शाहीन अबरार एज एन फास्ट बॉलर। जी भट्टी साहब आप बताएं। देखें, तब्दीलियां यकीनी तौर पर होनी चाहिए। चूंकि मैच खत्म हुआ, एक दिन का गैप था, फिर कल दूसरा मैच होना है, तो जो मेरी इत्तलात है, एक तो हारिस रऊफ जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं वो खेलेंगे। देखें, अब इस टीम में पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। हम 6 नए प्लेयर्स को लेकर गए हैं, जिनमें से 3 को तो हमने कल ट्राई कर लिया। साहबजादा फरहान थोड़े से आजमूदा थे कि T20 खेल रहे थे, तो मेरे ख्याल में हारिस रऊफ एक ऐसे बॉलर नजर आ रहे हैं जो खेलेंगे। इसके अलावा मुझे पाकिस्तान टीम में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली इसलिए नजर नहीं आ रही कि नए लड़कों को आपने मौका दिया है, उनको एक मैच के बाद फिर एकदम से ड्रॉप कर देना ये भी मुनासिब नहीं है। तो मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि एटलीस्ट 2 मैचेस दे के उसके बाद फिर आगे ये सोचे कि मजीद इस टीम में तब्दीलियां की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम पीछे बेंच पर देखें तो वहां भी कोई बहुत ज्यादा हमारे पास तजुर्बाकार या बहुत ज्यादा कोई सीनियर प्लेयर नहीं है। तो मुझे हारिस रऊफ एक ऐसा ऑप्शन लगता है कि जो दूसरा वनडे खेलेगा। अच्छा भट्टी साहब, एक राय जिसके बारे में हम बहुत बात भी कर रहे थे कि ये शायद इट वाज नॉट सच अ गुड आइडिया कि 4 डेब्यूज जो हैं वो एक ही मैच में आप करवा लें। एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद ना हमारे बैटर्स ने अच्छा खेला, ना हमारे बॉलर्स ने कुछ खास काम दिखाया। तो ये बताएं कि सिलेक्टर्स और ख़ासतौर पे कोच माइक हैसन जो हैं वो सही फैसले कर रहे हैं? ये भी बड़ी डिबेट हो रही है इस बात पे। बिल्कुल, देखें, ये सिलेक्शन कमेटी की भी नाकामी है और माइक हैसन की भी नाकामी है कि हमारे पास इतने बुरे प्लेयर्स नहीं है जितने हम बुरे प्लेयर्स सिलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं एक मिसाल दूं आपको कि बाबर आजम के बारे में सब लोग कहते रहे कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं है, उनको हमने T20 वर्ल्ड कप खिला लिया। वो वनडे के प्लेयर थे, वनडे टीम से ड्रॉप हो गए। पिछले 12 मैचेस में 3 सेंचुरियां हैं साइम अयूब की, उनको हमने ड्रॉप कर दिया। पहले वनडे में हमने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया, हालांकि जो पिछली सीरीज जो श्रीलंका के खिलाफ हम अभी नवंबर में 3-0 जीते, हारिस रऊफ प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, लेकिन हारिस रऊफ को हमने ड्रॉप कर दिया। हमने इमामुल हक को नजरअंदाज किया, हमने अब्दुल्ला शफी को सिलेक्ट नहीं किया। चले फखर जमान तो अनफिट है। तो मेरे ख्याल में बेहतर सिलेक्शन हो सकती थी। आप नए प्लेयर्स को मौका दें, लेकिन एकदम से बहुत सारे नए प्लेयर्स, और बांग्लादेश की कंडीशन, अगर कोई ये समझ ले कि बांग्लादेश की टीम तो बहुत ज्यादा हल्की है, तो बांग्लादेश ने तो अपने मुल्क में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम दिया हुआ है। मेरे ख्याल में ये फैसले किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे फैसले नहीं है। आज भट्टी साहब, हमारे लिए जीतना जरूरी है। ज़ाहिर है 3 मैचों की ये सीरीज है, एक हम ऑलरेडी पूरे तरीके से हार चुके हैं। कल अगर नहीं जीते तो सीरीज भी हाथ से निकल जाएगी। क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्या प्लान बनाया गया है? कुछ खबरें मिल रही हैं? देखिए, प्लानिंग तो यकीनी तौर पर की भी होगी, कंसर्न भी है उनको, लेकिन मसला ये है कि जो आपके आजमूदा प्लेयर्स थे उनको तो हम पाकिस्तान छोड़कर आ गए। बल्कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में कुछ जो प्लेयर्स का नाम लिया था, सऊद शकील भी उनमें से एक प्लेयर थे, जो 2023 में जब हम वनडे वर्ल्ड कप खेले उस वक्त सऊद शकील की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मसला है कि जो हम यहाँ प्लेयर लेकर आए, हम 6 नए प्लेयर लेकर आ गए। हमने बिल्कुल ऐसे सोच लिया कि शायद ये प्लेयर हमें बांग्लादेश के खिलाफ जितवा देंगे। चले जितवाते नहीं तो एटलीस्ट उनको टफ टाइम तो देते, लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान टीम के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप के डिजास्टर के बाद अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गया तो फिर पहले इतनी क्रिटिसिज्म हो रही थी, मजीद क्रिटिसिज्म होगी। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वो सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठे, माइक हैसन के साथ बैठे, उनसे डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, कल मैच है तो कल ही देखेंगे, अब उस पर मजीद हमने बात नहीं करनी है। हाउएवर वी कैन टेक यू टू मुल्तान
क्योंकि ईद की खरीदारी जो है वो इतनी महंगाई के बावजूद किस तरह लोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, आपको पता है, बच्चों की खुशी होती है, फैमिली के लिए करना पड़ता है। जौदत नदीम हमें बता रहे हैं क्या चल रहा है मुल्तान में। आखिरी अशरे का आगाज होते ही बाजारों में ईद उल फितर की तैयारियों का रंग नुमायां होने लगा है। बाजारों और मार्केटों में हर तरफ खरीदारी करते हुए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। खरीदारों में हमेशा की तरह खवातीन और बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं तो चूड़ियाँ खरीदने आई थी और मेरे सारे पैसे चूड़ियों पे ही खर्च हो गए हैं, तो अब मुझे लगता है बाकी शॉपिंग के लिए दोबारा पैसे लेके आने पड़ेंगे। फिलहाल मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करने आई थी। अपनी फ्रेंड्स के लिए मैंने ईदी लेनी थी और अभी तक उनमें से सिर्फ मैंने 2 फ्रेंड्स की ईदी ली है और उसी पे मेरे पैसे खत्म हो गए। खरीदारी में जूतों, कपड़ों और रेडीमेड गारमेंट समेत ज्वेलरी, मेकअप किट्स की दुकानों पर ज्यादा रश है। ईद की मुनासबत से दुकानों को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और ताजर खरीदारों को मुतवज्जो करने के लिए खसूसी रियायती ऑफर्स भी दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से भी कुछ ज़्यादा बेटर है इस दफ़ा ना, तो कस्टमर आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमें और बहुत रिस्पॉन्स है हमें कि भी चीज़ अच्छी है, वैरायटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ते ही शहर भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए हैं। बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले शहरों का कहना है कि महंगाई ने हर शख्स की कुव्वत खरीद को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रखा है। ऐसे में ताजे तबके को चाहिए कि कीमतों में खसूसी कमी करके हर शख्स को ईद उल फितर की खुशियों में शरीक होने का मौका फराहम करें। कैमरामैन मुद्दसिम क्लासरा के साथ जौद नदीम, जियो न्यूज़ मुल्तान। आखिरी कुछ चीज़ें जो है ना वो आखिरी दिनों में खरीदारी का ही मज़ा उससे आता है, मतलब जूते हो गए, खुस्से हो गए, चूड़ियाँ वगैरह हो गई, मैचिंग तो एंड में ही होती है ना सारी। इन एनी केस चलें जी, ये भी हम आपको दिखाते रहेंगे अगले कुछ दिनों में। लेकिन सी टुमारो इंशाल्लाह।